अच्छा देखो, तुम लोग को हम पीडीएफ भेज देंगे तो पहले भी सुन लो क्या है, तुम लोग लिखे ना उससे। जो ये क्या बोल रहा है, दरअसल चीज ट्रायंगल ऑफ एडिशन वाला ही है, ठीक है, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वाला ही है, कुछ नहीं बोल रहा, ये समझते हैं क्या बोलता है। कहता है कि अगर दो वेक्टर को ऐड करना है यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, तो पैरेललोग्राम में पहले मैं समझाता हूँ पैरेललोग्राम और इसमें अंतर क्या है। लेट सपोज हमारे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, और हमारे पास एक वेक्टर बी है। अगर वी हैव टू ऐड दीज टू वेक्टर्स यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, मैंने क्या बोला था कि पहले दोनों को टेल टू टेल जोड़ेंगे, पैरेलल शिफ्ट करके, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करके, क्योंकि उससे कुछ वेक्टर में चेंज नहीं आता, ए वेक्टर बी वेक्टर। फिर क्या करेंगे कि पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे और फिर उसका डायगोनल इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। दिस इज द मेथड ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। ट्रायंगल लॉ में कुछ नहीं करते, ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं, जैसे मेरे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो हम क्या करते हैं किसी एक वेक्टर को, जैसे बी वेक्टर को ऐसे लिख लिया, ठीक है, तो ए वेक्टर का जो टेल है ना, इसको बोलते हैं टेल, बताए थे, उसको बी के हेड पे रख दो, ठीक है। तो जो ए प्लस बी होगा ना, वो क्या होगा कि जो अनयूज्ड टेल है इन दोनों में से, दिस इज अनयूज्ड टेल एंड दिस इज अनयूज्ड हेड, ठीक है। मैंने ऊपर वही मैं उसको बताता हूँ मैंने ऊपर क्या लिखा है। ट्राइंगल लॉ में क्या करते हैं, यहाँ पे हम दोनों को टेल टू टेल जोड़ते थे, ट्राइंगल लॉ में एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर टू हेड टू टेल जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, हेड टू टेल। फिर जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना, उसका जो टेल होगा वो अनयूज्ड टेल पे होगा, दैट इज दिस, और जो हेड होगा दैट इज अनयूज्ड हेड, ये अनयूज्ड हेड है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो यूं होगा, यानी दिस इज, लेट सपोज सी वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। इस केस में क्या है समझो, है कुछ नहीं, दिस इज आल्सो पैरेललोग्राम लॉ। अगर तुम इस ए वेक्टर को यहाँ ये वाला वेक्टर मान लो, ये दिस साइड इज आल्सो ए वेक्टर, तो देखो बात वही है ना, एक का हेड दूसरे के टेल से जुड़ा हुआ है, और जो इसका अनयूज्ड टेल पे और हेड अनयूज्ड हेड पे। तो अब देखो जो मैंने ऊपर लिखा है उसमें मैं बताता हूँ क्या लिखा हूँ। मैं लिखा हूँ कि अगर मुझे दो वेक्टर को जोड़ना है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन का, तो हमें वेक्टर्स को रीअरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज मतलब कि पहले जैसे मन तैसे वेक्टर दे रखा था, जैसे देखो पहले मेरे पास जो वेक्टर दे रखा है वो यूं दे रखा है ए और बी, तो हमने उसको रीअरेंज कैसे किया कि ए का जो टेल है उसको बी के हेड पे रख दिया, दिस इज कॉल्ड एज रीअरेंजमेंट, कि ए को पहले बी के हेड पे लिखेंगे, ए का टेल को बी के हेड पे चढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो हेड ऑफ वन वेक्टर एट द टेल ऑफ अनदर वेक्टर, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल ऑफ फॉर्मेट। देखो क्यों ट्रायंगल ऑफ फॉर्मेट बोल रहे हैं, क्योंकि इससे एक ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है। इस केस में हमारे पास एक ट्रायंगल मिल रहा है ना, दिस ट्रायंगल, क्योंकि हमारे पास इस केस में एक ट्रायंगल बनता है, इसलिए इसको ट्रायंगल लॉ फॉर्मेट बोलते हैं। और इस केस में पैरेललोग्राम बनता था, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज पैरेललोग्राम लॉ। अब यहाँ क्या है कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो उसका टेल जो होगा वो अनयूज्ड टेल पे होगा ना, जॉइन द अनयूज्ड टेल टू अनयूज्ड हेड सच दैट हेड ऑफ न्यू वेक्टर इज एट अनयूज्ड हेड। अनयूज्ड हेड मतलब जो हेड यूज नहीं हुआ है, और टेल जो होगा वो कहाँ होगा, अनयूज्ड टेल पे। ये देखो, अगर फिर से एक बार मैं दिखाता हूँ उसको क्लियरिटी से, ये ए वेक्टर है एंड दिस इज बी वेक्टर। इसी तरीका से ए वेक्टर बी वेक्टर को कर सकते हैं, ऐसे मैंने बी वेक्टर ए वेक्टर लिया था ना, तो मैं पहले बी वेक्टर ए वेक्टर ही ले लेता हूँ। ये मेरे पास बी वेक्टर था, ये मेरे पास ए वेक्टर था, ठीक है। तो बस क्या करना है, दिस इज नोन एज अनयूज्ड टेल एंड दिस इज अनयूज्ड हेड। यहाँ पे टेल भी यूज हो गया और हेड भी यूज हो गया, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो रिजल्टेंट वेक्टर अनयूज्ड हेड पे, उसका टेल अनयूज्ड टेल पे होगा और हेड अनयूज्ड हेड पे होगा। दिस इज बेसिकली ट्राइंगल ऑफ एडिशन। समझ में आया? हाँ भैया। चलो मुझको कोई ये पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ में क्या अंतर है, मैं किसी से पूछूंगा, रुक जाओ। श्रेया, दोनों में क्या अंतर है? बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। माइक में कोई इशू है? माइक में कुछ? अब आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, बोलो बोलो।
मतलब उसमें हम लोग पैरेललोग्राम बनाए थे, इसमें ट्रायंगल बनाए ज्वाइन करके, और अच्छा इसके बाद उसमें था डायगोनल हमारा रिजल्टेंट था, इसमें हमारा जो थर्ड साइड निकला वो रिजल्टेंट है। ठीक है, और और रीअरेंजमेंट उसमें में हम लोग और उसमें हाँ हम लोग टेल टू टेल ज्वाइन किए थे, इसमें एक जगह हेड टू टेल किए। ठीक है, बहुत अच्छा, समझ में आया, ठीक है, बहुत एक अच्छा। चीज पूछना था, हाँ हाँ, बोलो बोलो। एक मैंने सुना है इसमें कुछ पैरेलल शिफ्ट होता है, वो क्या होता है? पहला लेक्चर में मैंने बताया था ना पैरेलल शिफ्ट। मैंने सुना नहीं होगा। अच्छा, तुमने पहला लेक्चर अटेंड किया था? किया तो था, लेकिन पिछला हफ्ता मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा था। अच्छा चलो कोई नहीं। पैरेलल शिफ्ट क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे ये ए वेक्टर है ना, ये ए वेक्टर देखो, पहले हमें ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें सजा के देगा वेक्टर्स की ए वेक्टर्स यहाँ पे बी वेक्टर्स, तुम्हें रैंडम वेक्टर्स दे देगा, ए लो ये है एंड बी इज दिस। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, इस ए को यहाँ से उठा के पैरेलली यहाँ पे ला सकते हो। ठीक है, तुम इस ए को पैरेलली उठा के यहाँ पे ले आ सकते हो, दिस इज नोन एज पैरेलल शिफ्ट। और पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर में चेंज नहीं होता। ठीक है, आवाज नहीं आ रहा था तुम्हारा। मतलब जो आपने वहां पे अभी किया था ट्रायंगल बनाने के लिए, वो भी पैरेलल शिफ्ट ही था ना? हाँ पैरेलल शिफ्ट ही था वो भी, इसी के लिए। चलो, बस एक चीज ध्यान रखना, दोनों है एक ही चीज, दोनों है एक ही चीज, बस अंतर क्या है कि एक में पैरेललोग्राम बना रहे हैं और एक में ट्रायंगल बना रहे हैं, और थोड़ा मोड़ा रीअरेंजमेंट का अंतर है, लेकिन दोनों का जो कंक्लूजन है, दोनों लॉज के जो कंक्लूजन है, दैट इज बेसिकली सेम। ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अब देखो ट्रायंगल लॉ में कभी कभी फंसाने के लिए क्या करता है ना, कोई क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेगा, तुम्हें एंगल ये वाला देगा, दिस इज द एंगल थीटा, और तुमसे रिजल्टेंट पूछ लेगा। मैंने उस दिन भी बोला था ना कि एंगल सिर्फ और सिर्फ दोनों के टेल को ज्वाइन करके या दोनों के हेड को ज्वाइन करके निकालते हैं, कभी भी हेड और टेल के बीच के एंगल को नहीं बोलते हैं। अगर कभी भी देखो, अगर टेल टेल के बीच का एंगल है या हेड हेड के बीच का एंगल है, देन दैट इज नोन एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बट अगर हेड टेल के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा 180 माइनस थीटा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर टेल टू टेल के बीच एंगल थीटा है, देन थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। बट अगर हेड टू टेल के बीच एंगल थीटा, जैसे दिस इज थीटा, देन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 180 माइनस थीटा। मैंने इसको प्रूफ भी किया था कि कैसे करते हैं। तो बस ये ध्यान रखना, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ट्रायंगल लॉ में इस टाइप का चीजें देते हैं। ओके ठीक एक है। बार फिर से बता दीजिए तो। हाँ देखो, जैसे तुम्हारे पास ये वेक्टर है, ठीक है, ए, एंड दिस इज वेक्टर बी। एक केस में ये मानते हैं, दूसरे केस में हम क्या मानते हैं, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। मतलब है वही, बस उसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया मैंने ना। इफ दिस एंगल गिवन इज थीटा, 90 नहीं है, लग रहा है 90 बट 90 है नहीं, एंड विद दिस इज एंगल थीटा, देन वी, तब हम कहेंगे थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ ऐसा कर दे कि बी ये दे दे और ए ये दे दे, एंड दिस इज गिवन एज थीटा मान लो, तो एंगल ये नहीं होगा, एंगल क्या होगा ना, इन दिस केस एंगल विल बी 180 माइनस थीटा। वो कैसे सोचो, अगर मैं इस ए को आगे शिफ्ट कर दूं तो आगे शिफ्ट होकर ये ऐसे बन जाएगा, इफ दिस इज थीटा देन दिस इज 180 माइनस थीटा। तो बस हेड टेल टू टेल के बीच का एंगल आ गया। इसीलिए अगर थीटा हेड टू टेल के बीच का दिया हुआ है तो एंगल क्या बोलेंगे वेक्टर्स के बीच का, 180 माइनस थीटा। समझ में आया? चलो क्वेश्चन एक करते हैं।
हाँ करो इसको, फिर बताना है कि कौन सा सही है। सब कुछ समझ में आ रहा है? मैंने हेड भी दिखा दिया है सबका, टेल भी दिखाई दिया है। करो आराम से इसको। फर्स्ट सही हो गया। फर्स्ट क्या होगा? पहला वाला तो सही है, ऑप्शन है। आराम से करो, 5 मिनट है। और जिसको भी आंसर आए ना वो मुझे प्राइवेट में चैट में भेजना, क्योंकि अगर तुम पहले बोलोगे दूसरे बच्चे रह जाएंगे, ताकि मैं समझ जाऊँ कि किससे क्या। ठीक है? फिर नहीं, जूम पे ही कर दो मैसेज, लिंक पे नहीं करना। लगभग लगभग सारे बच्चों के आ गए आंसर ना। एक कौन बच गया? जाओ। एक, दो, तीन, चार, चार बच्चों के आंसर आए हैं। बचा हुआ है कोई एक। सिर्फ एक का ही सही है इसमें तो। चलो कोई नहीं, तुम लोग सीखो, कोई नहीं, आराम से, अभी सीखने का समय। जस्ट अब देखो, पहला बात, अगर फर्स्ट सही है तो सेकंड सही नहीं होगा, तो फर्स्ट और सेकंड में तो तुम लोग एक चीज गौर करो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो ई वेक्टर है तुम्हारे पास, मैंने क्या बोला था, अगर तुम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को सी वेक्टर के बराबर कर रहे हो, इस केस में ई वेक्टर, तो जो तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर है ना, उसका हेड अनयूज्ड हेड पे होना चाहिए, जबकि यहाँ पे देखो अनयूज्ड हेड यहाँ पे है ना, तो ई का अनयूज्ड हेड कहाँ पे है? बी ए के टेल पे, वो गलत है ना। ई का जो हेड होना चाहिए था वो बी के हेड पे होना चाहिए था, ना कि ए के टेल पे। फॉर्मेट गलत आ गया ना, तो हमको फॉर्मेट सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उल्टा क्या होगा? माइनस सी। तो यानी कि एक्चुअली क्या होगा? ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। दैट्स व्हाई आंसर ऑप्शन 2 इज सही। सबको समझ में आया कि फर्स्ट क्यों गलत है? ठीक है। सेकेंड, अगर फर्स्ट गलत तो सेकेंड सही। उसके बाद देखो थर्ड में, ई प्लस सी बराबर डी। देखो ई प्लस सी, ई और सी तो एग्जैक्टली हमारा उसी फेज में है, फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमें चाहिए। टेल से हेड जुड़ा हुआ है, फिर टेल टू टेल, हेड टू हेड, अनयूज्ड हेड से अनयूज्ड हेड, और अनयूज्ड टेल से अनयूज्ड टेल। आंसर 3। अब अगर 3 सही है तो 4 गलत नहीं होगा ना? खुद सोचो, अगर 3 सही है तो 4 गलत होगा, क्योंकि सोचो अगर 3 सही है
तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ई माइनस डी बराबर सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ई माइनस डी बराबर माइनस सी वेक्टर, लेकिन तुमको क्या दिया, ई प्लस डी बराबर सी वेक्टर। तो बस इसलिए अगर क्योंकि 3 सही है इसलिए 4 गलत है। मतलब सोचना, अगर 4 को ऐसे गलत करना है तो कर सकते हैं, बट चूंकि 3 सही है तो 4 गलत है, ये भी एक लॉजिक हो सकता था बनाने का। अब समझ में आया सबको? हाँ भैया। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो, अगला लॉ बहुत अच्छा लॉ है, अगला लॉ बहुत जगह काम आएगा, तो अगला लॉ बहुत अच्छे से पढ़ना। दैट इज पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ के बारे में कभी किसी ने सुना है? हाँ भैया। अच्छा, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। तुम लोग को लगा होगा भैया ट्रायंगल लॉ पढ़ा ही दिए, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा ही दिए, लगता है पेंटागन लॉ भी होगा, हेक्सागन लॉ भी होगा, बस उसी के लिए पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन है। पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है, बेसिकली अच्छा से बोलूं तो क्लोज्ड पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन बोलेंगे इसको। ये क्या बोलता है कि अगर कोई तुम 4 वेक्टर से देखो, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तो 2 वेक्टर को जोड़ने के लिए तो हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ है, ट्रायंगल लॉ है, बट अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं तब क्या करेंगे? 3 वेक्टर्स तो हमारे पास ना एक बहुत अच्छा रिलेशन आता है, वो क्या आता है सोचो। अगर मैं एक वेक्टर ए ऐसे लिखता हूँ और दूसरा वेक्टर बी ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, इसी को बस कुछ नहीं किया पहले, देन दिस इज सी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इस ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर लिख सकते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से। अब तुम एक काम करो, सी वेक्टर को इस तरफ ले आओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर बराबर 0। माइनस सी वेक्टर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से ऐसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ऑफ माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0, बस उसको कुछ नहीं किया, माइनस को ऐसे लिख दिया। अब माइनस सी वेक्टर मतलब क्या, बस सी वेक्टर को उलट दो, तो यानी ये उल्टा कर दो बस सी वेक्टर को, बी वेक्टर और सी वेक्टर कुछ यूं हो गया, मतलब माइनस सी वेक्टर, दिस इज माइनस सी वेक्टर। तो यानी अगर कोई 3 वेक्टर मिलके ट्राइंगल बना रहा है सच दैट कि एक का हेड दूसरे के टेल से हो, जैसे ए हेड टेल हेड टेल हेड टेल, यानी कि अगर कोई 3 वेक्टर्स मिलके अगर कोई ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं और ऐसे फॉर्म कर रहे हैं कि एक का हेड दूसरे के टेल से हो, हेड टेल, तो तीनों का सम 0 होगा। माइनस सी वेक्टर को एक समय के लिए मैं डी वेक्टर बोल देता हूँ, एक समय के लिए तो मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बराबर 0। तो यानी इससे हमको एक चीज पता चला कि अगर ऐसा हो तो 0 होगा तीनों का सम। उसी तरह अगर ये मेरे पास 4 वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो लेट सपोज मेरे पास 4 वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, तो यानी इस बार भी, तो इस केस में भी हमारे पास जो सम आएगा ना सबका वो 0 आएगा, बशर्ते ध्यान ये रखना है कि एक का हेड दूसरे के टेल से जुड़ा हो। अगर बीच में कहीं भी कुछ भी अंतर आया तो वहां फिर ये लॉ, ये मतलब ये वैलिड नहीं होगा, फिर तुम्हें थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा उस केस में। तो बस पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन यही बोलता है कि ऐसा अगर क्लोज पॉलीगन बन रहा हो तो दैट विल इक्वल टू 0। तो लेट सपोज हम एक एडिशन करते हैं, सोचो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया बताओ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर क्या होगा। ओके, बस हमसे ये पूछ लिया, ठीक है। अब अगर ये पूछा तो हम लोग अब क्लोज्ड पॉलीगन लॉ का फायदा उठाएंगे, क्योंकि अगर ये इस टाइप से बन रखा है तो हम इतना तो कह सकते हैं ना कि अच्छा अगर मैं कल को इसको इससे जोड़ दूं, लेटर सपोज अगर जुड़ा होता, तो लेटर सपोज मैं इसको एफ वेक्टर नाम दे देता हूँ, एक समय एफ वेक्टर दे देता हूँ, तो मैं ये तो पक्का कह सकता था कि इसमें प्लस एफ वेक्टर बराबर 0, मैं ऐसा तो कह सकता था क्लोज पॉलीगन लॉ से। तो इतना का जो सम होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर, यानी द सम विल बी इक्वल टू दिस। हाँ, भले वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एक वेक्टर का डायरेक्शन और वेक्टर पता तो चल जाएगा, अच्छा हाँ वेक्टर कुछ इस टाइप से आएगा। तो क्लोज पॉलीगन्स लॉ से फायदा क्या हुआ हमारा, कि हम एक से अधिक वेक्टर्स का सम आसानी से कर सकते हैं इस केस का यूज करके। तो बस यही है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर माइनस एफ वेक्टर होता है। तो क्लोज पॉलीगन का यूज करके हम लोग 2 से अधिक वेक्टर्स का सम को किया जा सकता है आराम से। क्लोज पॉलीगन लॉ समझ में आया?
अरे कोई बोल दो हाँ या ना। हाँ समझना। तुम लोग को बोले थे ना पिछले क्लास में थम्स अप लगा दिया करो बात खत्म। चलो ठीक है। तो इसका जो वर्ड में ये है वो क्या बोलता है, लिखाता हूँ देखो, होता है कि ये कहता है इफ फैक्टर्स आर अरेंज्ड इन सेम सेंस। तो मैं समझाता हूँ सेम सेंस का मतलब क्या है। एंड फॉर्म्स क्लोज्ड पॉलीगन देन sum of all I'm sorry all vectors is a null vector। कहा क्या रहा है कि अगर वेक्टर्स को अरेंज करें सेम सेंस में, सेम सेंस मतलब हेड टू टेल, हेड टू टेल, एक का हेड दूसरे के टेल से, फिर अगला का हेड उसके टेल से, अगला का हेड उसके टेल से, दिस इज बेसिकली नोन एज सेम सेंस। तो अगर वेक्टर्स को हम ऐसे अरेंज करें कि वो सेम सेंस में हो और वो सब मिलके एक क्लोज्ड पॉलीगन बनाते हैं, जैसे इस केस में देखो सबका सब मिलके क्लोज्ड पॉलीगन बना रहा है, तो बस तब सबका सम ऑफ ऑल वेक्टर्स इज नल वेक्टर्स। देखा ये नल वेक्टर है ना, दिस इज नल वेक्टर। तो बस यही कहा था, दिस इज द वर्डिंग ऑफ द क्लोज पॉलीगन लॉ। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा है? बनाइए क्वेश्चन, समझ में आया सबको? बस तुमको ABCD के बीच में रिलेशन चाहिए, आ जाए तो बस हैंड रेज कर देना, क्योंकि इसमें तो रिलेशन निकालना है। हैंड रेज कर देना बस। हाँ श्रेया बोलो। हो गया। हाँ बोलो, क्या है रिलेशन? मेरे हिसाब से तो 0 आना चाहिए। अच्छा ठीक है, और बोलो किसने उठाया है? उज्जवल प्रकाश बोलो। वैष्णवी। मेरा है C vector plus D vector is equal to A vector plus B vector। ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हाँ ये हाँ। अच्छा, और किसी को कुछ बोलना है? देखो, अगर सोचो, मैंने सबसे पहले क्या बोला कि एक का टेल दूसरे के हेड से होना चाहिए। सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे आया और यहाँ आया, तो यानी इन सब का सम जीरो तो नहीं होगा, यहाँ से पता चल गया। यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज नॉट इक्वल टू जीरो। दिस इज कंफर्म हियर, क्योंकि मैंने बोला था कि सेम सेंस होना चाहिए, जो कि नहीं है यहाँ। तो फिर क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ, किसी को उल्टा करते हैं, फिर जहाँ पे गड़बड़ है बस उसको उल्टा करते हैं, यहाँ पे गड़बड़ है बस इसको उल्टा उल्टा दो। तो हमें इसको बस इसे करना है, तो माइनस सी फैक्टर हो जाता है ना। हाँ, और फिर अगर इसमें दिक्कत है तो इसको भी उल्टा कर दो, तो माइनस डी फैक्टर। अब ये पॉलीगन लॉ के फॉर्मेट में आ गया। सोचो कैसे, अगर मैं फिर इसको 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 बनाता हूँ, अगर नीचे इसको अगर मैं फिर से बनाता हूँ, दिस विल बिकम लाइक माइनस डी फैक्टर माइनस सी फैक्टर बी फैक्टर
एंड ए वेक्टर। तो अब ये फॉर्मेट में नाउ वी कैन से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर बराबर 0, which implies that a vector plus b vector बराबर c vector plus b vector. This is the relation. This is the required relation. समझ में आया सबको? Yes, sir. फिर से कर, चलो कोई नहीं। This is the relation. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। अगर बन गया तो बहुत मजा आएगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं। Given that a vector, b vector, c vector such that mod of a power 2, mod of b power 3, mod of c power 6, then a plus b plus c is equal to 0 is equal to 0 is आंसर यस या नो में देना, ठीक है? जिसका आ जाए उस मुझे भेज देना यस या नो। एक बार मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। मतलब मेरे पास 3 वेक्टर दे दिया है और तीनों का मैग्नीट्यूड दे रखा है, और मुझसे ये पूछ रहा है कि क्या ये वैलिड होगा, मतलब क्या ये हो सकता है क्या इस केस में, बस तुम्हें ये बताना है। क्या हुआ बना? क्वेश्चन का लेवल ना अच्छा है, इसलिए इसको थोड़ा सा मार्क कर देना, स्टार मार्क क्वेश्चन, कम से कम तो 5। चलो मैं बताता हूँ, कोई नहीं, वैसे मैं कम टाइम दिया हूँ थोड़ा सा, पर फिर भी चलो। अच्छा एक चीज बताओ, कोई भी मुझे सिर्फ थॉट देना, मैं बताऊंगा नहीं, तुम लोग थॉट देना सिर्फ। ये होने के लिए क्या जरूरी है? इफ दिस इज पॉसिबल देन व्हाट इज नेसेसरी, बताओ कोई। A vector plus B vector minus C vector. अच्छा ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर माइनस सी वेक्टर होना चाहिए। तो फिर हम ये भी तो कर सकते हैं वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर माइनस ए वेक्टर, ऐसा कुछ। एक रिजल्टेंट भी तो निकलेगा दो वेक्टर मिला के ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा ये कब होता है, ऐसा होता कब है ये बताओ? जब ये तीनों वेक्टर मिलके क्या बनाए? बोलो, जब ये तीनों वेक्टर मिलके ऐसा क्या बनाए जो 0 हो जाए इनका सम?
वैष्णवी? ट्रायंगल। हाँ, अभी तो मैंने पढ़ा है ना ट्रायंगल लॉ, तो उसमें ही तो ये देखा गया ना कि 3 वेक्टर का अगर सम 0 आ रहा है तो वो तीनों पक्का है ट्रायंगल बनाएंगे। 4 वेक्टर का सम अगर 0 आ रहा है तो पक्का है वो क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। 5 वेक्टर का सम अगर 0 है तो पक्का पक्का है कि वो पेंटागन मिलके वो उतने साइड का पॉलीगन बनाएंगे। तो इफ अगर ये तीनों मिलके बना रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारे पास एक ट्रायंगल पक्का एग्जिस्ट करेगा, जिसका कि एक साइड ए होगा, एक बी होगा और एक सी होगा। ठीक है, अब एक ट्रायंगल के फॉर्मेशन के लिए साइड्स के बीच में क्या रिलेशन होता है कि सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर कोई 3 साइड मिलके एक ट्रायंगल बनाता है तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है? सम ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब बताओ, बनेगा क्या इन तीनों से? क्या आवाज नहीं आई? नहीं सर। ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। क्योंकि 3 + 2 5 होता है और 5 इज नॉट ग्रेटर देन 6, दैट्स व्हाई द आंसर इज नो। अच्छा, इस ये प्रॉपर्टी कभी कहीं पर ही है, ये वाला प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्योंकि एक क्लास 10th या 9th का प्रॉपर्टी आई थिंक। हाँ सुनना था। सुना है नहीं? अच्छा, तुम लोग अभी 10th में हो ना? अच्छा, मुझे कभी कभी लगता है तुम 10th पास हो गए हो, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा सोच लेता हूँ। कोई नहीं, फिर भी ये प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से 10th या 9th में ही कभी पढ़ाते हैं। मुझे हाँ एग्जैक्ट 9th में था। बस तब तो क्लियर है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो समझ में आ गया ना बस। हाँ, अभी क्योंकि तुम लोग वेक्टर पर है ना, तुम लोग का एकदम से दिमाग नहीं गया होगा इस चीज पे कि अरे ये चीज वहां से कैसे रिलेट हो जाता है। मेरा काम ही यही है कि तुम लोग को ये सिखाऊं कि रिलेट करना सीखो, कोई चीज कहाँ से कब रिलेट होगा। ये सिर्फ वेक्टर का क्वेश्चन तो था नहीं, दिस आल्सो इंक्लूड्स द मैथमेटिक्स ऑफ। वैसे वेक्टर एक मैथमेटिक्स ही है, वेक्टर एक मैथमेटिक्स का चैप्टर होता है। 12th में क्लास में ना वेक्टर मैथमेटिक्स में है। तुम लोग को वेक्टर्स पढ़ना है मैथमेटिक्स में। वेक्टर्स का जो पार्ट फिजिक्स में काम में आता है वो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। बेसिकली जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसको पता है क्या बोलते हैं? दैट इज मैथमेटिकल टूल्स। सर मैंने पहला दिन मैथमेटिकल टूल्स का डिफिनेशन भी बताया था कि मैथमेटिकल टूल्स किसको कहते हैं, उसका क्या काम पड़ता है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स। तो वेक्टर्स ये मैथमेटिक्स, तो वेक्टर अगर मैथमेटिक्स है तो वेक्टर मैथमेटिक्स यूज भी करेगा। चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये जो चीज है ना ये किसी के लिए भी वैलिड होता है, सिर्फ ट्रायंगल के लिए नहीं, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन सबके लिए। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या होता है कि सम ऑफ 3 साइड शुड बी ग्रेटर देन फोर्थ साइड। पेंटागन है तो सम ऑफ 4 साइड शुड बी ग्रेटर देन फिफ्थ साइड। ये सबके लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है अपने को। अगला क्वेश्चन है कि मेरे पास फिर से यही क्वेश्चन है। ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमको दे रखा है 2, बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 3, सी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 6, डी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 15। तो पूछ रहा है क्या ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 0 होगा, संभव है? नहीं। तो आप लोग का आंसर है नहीं। बहुत अच्छा। 6 + 2 + 3 दैट इज 11। तो 11 तो 15 से छोटा है, तो आंसर इज नो। सबको क्लियर है? मुझे समझाना पड़ेगा? नहीं भैया। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, अच्छा सा एक क्वेश्चन बनाता हूँ, एक सेकंड।
एक मिनट। अच्छा, ये पेपर दिख रहा है? हाँ भैया। हाँ, इसका क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये ट्राई करो। क्वेश्चन में समझाता हूँ क्या है। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट माइट बी कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अ कार टू इट्स रिजल्टेंट पॉइंट, रिटर्निंग पॉइंट। यानी कार जहां से शुरू हुआ, कार को वहीं लाने में इनमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट कैपेबल है। ठीक है, बनाओ। भैया ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है? बी में लिखा है 5, 9, 9 एंड 16। चलो देखो बना। सर इसका बी हो सकता है क्या? बी ही होगा। तुम लोग लगता है पॉलीगन लगा दिए ठीक से ना? क्या, एम आई राइट? मतलब ग्रेटर इसी में हो रहा है सिर्फ 3 का सर। अच्छा,
अच्छा, और किसी से? उज्जवल, अनिकेत, हाँ भैया बी ही लग रहा है क्योंकि और सबका टीम का सम तो स्मॉल है तो। अच्छा अच्छा, अनिकेत, सर मुझे भी बी लग रहा है क्योंकि वही रीजन है कि सबका सम कम है फोर्थ वाले से। ठीक है। ऐसा क्यों, मतलब चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ तुम लोगों ने ऐसा सोचा, लेकिन पर ऐसा क्यों कि सम जरूरी है बड़ा होना? क्या इसमें पॉलीगन लॉ लगाने का कोई तुक है? तो क्या तुक है उसका? इफ देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड अप्लाइंग पॉलीगन लॉ इन दिस क्वेश्चन, देन व्हाट इज दैट लॉजिक? बेसिकली ये पूछ रहा हूँ मैं। कोई अगर बताना चाहता है तो बताओ। देखो मैं समझाता हूँ क्या है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि एक आदमी दरअसल यहाँ से शुरू किया, ठीक है, वो कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, तो ये जो चार दे रखे हैं ना, ये अलग अलग जो चार दे रखे हैं, ये अलग अलग चार डिस्प्लेसमेंट है। हो सकता है आदमी इधर गया हो, फिर डिस्प्लेसमेंट इधर गया हो, फिर इधर गया हो, और फिर लौटा हो। तो चूंकि वो अपने पॉइंट पे वापस से लौट आ रहा है ना, तो वो सारा डिस्प्लेसमेंट एक पॉलीगन बना रहा है, क्योंकि जहां से वो शुरू किया वहीं पे खत्म किया। तो अगर ऐसा होना है कि अगर वो जहां से, देखो क्योंकि वो क्या कहता है, देखो, कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अ कार टू इट्स रिटर्निंग पॉइंट। रिटर्निंग पॉइंट मतलब जहां से वो शुरू किया वहीं पे ले आने में कौन सा ये चार डिस्प्लेसमेंट में से सक्षम है। तो सिंपल सा बात है ना कि चार डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर, सिंपल एक वेक्टर मान के भी सोचो उसको, वो चार डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो कि उसको फिर से वहां ले आए। वो चारों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, मिलकर क्या बनाएंगे? क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल बनने का क्या होता है, रीजन लॉजिक क्या होता है कि तीन साइड का सम चौथे से बड़ा होना चाहिए। दैट इज ओनली वैलिड इन बी, इसलिए इसका आंसर बी होगा। समझ में आया? हाँ भैया। अब इसका क्या हाँ। करूँ, तुम लोग अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और अपने से कॉपी में इसको लिख लेना, क्योंकि ये मैं भेज नहीं पाऊंगा शायद। ये मैंने टेस्ट के लिए क्रिएट किया था दरअसल, तुम लोगों का नहीं। तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बगल में इसका लॉजिक भी लिख देना। हो गया। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये था पूरा का पूरा पॉलीगन लॉ। अब हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे, डेट इज रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। किसी को अगर कुछ पूछना है टॉपिक में पूछ लो, मतलब उस पिछले वाले टॉपिक में क्लोज लॉ, पॉलीगन लॉ, या ऐसा कुछ, या अभी तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में चलेंगे अपन सब। चले? हाँ। चलो, किसी ने कभी पहले से सुना है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब क्या होता है? एनीवन? अरे हाँ या ना, या तो सुना होगा या नहीं सुना होगा। शायद इसमें एक वेक्टर को दो में कुछ किया जाता है वैसे। चलो मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। एक- Hi, I'm Dan's wife. When people hear that the subject of my new student's guide is vectors and tensors,
a reasonably high percentage of them have the same question. What's a tensor? My goal for this video is to take about 12 minutes to answer that question, not using a bunch of mathematical equations, but instead some simple household objects, including children's blocks, small arrows, a couple of pieces of cardboard, and a pointed stick. I think the very best route to understanding tensors is to begin by making sure that you're solid on your understanding of vectors. If you've taken any college-level physics or engineering, you probably think of a vector as something like this: an arrow representing a quantity that has both magnitude and direction, wherein the length of the arrow is proportional to the tells you the direction of the quantity. This could represent the force of gravity on an object, or the strength and direction of the Earth's magnetic field, or the velocity of a particle in a flowing fluid. But vectors can represent other things as well, such as an area. How does a vector represent an area? It's pretty straightforward. You simply make the length of the vector proportional to the amount of the area, the number of square meters in the area. And then you make the direction of the arrow perpendicular to the surface. So, in that way, this can represent an area as well. So vectors can represent lots of things. But if you want to take the step beyond thinking of vectors as representing quantities with magnitude and direction, to understanding that vectors are members of a wider class of object called tensors, then you have to make sure you understand vector components and basis vectors. If you're even going to think about the components of a vector, यहाँ तक समझ में आया क्या समझा रहे हैं वो? हाँ ठीक है, अगर कहीं समझ में ना आए तो बोलना भैया। ठीक। better get yourself one of these. This represents a coordinate system. In this case, I've picked the simplest one: an x-axis, a y-axis, and a z-axis, all meeting at right angles. This represents the Cartesian coordinate system. And the thing to remember about coordinate systems is they come along with coordinate basis vectors. You probably ran into these as unit vectors. And the thing to remember about these little guys is they have a length of 1. One what? One of whatever the units are that you're going to express the length of your vector in. And the direction of the basis vectors, or unit vectors, is in the direction of the coordinate axes. So this might represent the unit vector in the x direction. That's often called x with a little hat over it, or sometimes I hat. That's the x hat unit vector. It points in the direction of increasing x coordinate. Likewise, the y hat, sometimes called the j hat unit vector, points in the direction of increasing y. And the z hat, or k hat unit vector, points in the direction of increasing z. Once you have the coordinate system and the unit vectors in place, now you're in a position to find the components of your vector. But how exactly do you do that? I think it's easiest to understand how to find vector components if you begin with a vector in the xy plane. So I'm going to lay this vector in the xy plane at some angle to the x-axis. In order to find the x component, I'm going to project this vector onto the x-axis. In order to find the y component, I'm going to project this vector onto the y-axis. And how am I going to do those projections? Here's one way. I've darkened the room because I'm going to use this lamp to project the vector onto the x and y axes. First, I'm going to shine the light perpendicular to the x-axis, that is parallel to the y-axis, and look for the shadow of the vector on the x-axis. That will be the x component of this vector. As you can see, the shadow of the vector on the x-axis ends right here. This is the x component of this vector. If I made the vector have a greater angle to the x-axis, notice the shadow moves this way. The x component is getting smaller. And if I make the vector lay entirely along the x-axis, then the shadow and the vector
are the same length. The x component is the length of the vector in that case. Now I've got my light shining perpendicular to the y-axis, that is parallel to the x-axis, and the shadow cast by the vector onto the y-axis gives me the y component of the vector. Notice that as I increase the angle to the x-axis, I'm decreasing the angle to the y-axis, and the y component is getting bigger. Another way of visualizing vector components is to ask yourself, to get from the base of the vector to the tip of the vector, how far do I have to go in the x direction and how far do I have to go in the y direction? In other words, how many x hat or I hat unit vectors and how many y hat or j hat unit vectors would it take to get from the base to the tip of this vector? I can show you this if I get rid of these axes and just line up some x hat basis vectors. These are going to go in the x direction, obviously. And some y hat basis vectors. So in other words, this vector is made up of about 4 x hat and 3 y hat. That means that instead of drawing an arrow for this vector, you could simply say 4 of these plus 3 of these. And if you want to be complete, since there's no z component to this vector, 0 of these. That is the same as this. In other words, this is a perfectly valid representation of that vector. And of course, if you know the basis vectors, you wouldn't even have to put these on, would you? You could simply use these components as your vector. You could write them in a little array. You could even stack them up. Put a nice set of parentheses around them. This looks just like the way you see column vectors written. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बस हो गया। मैं समझाता हूँ क्या था, फिर से उस पर एक बार जाएंगे। बेसिकली क्या है ना कि आप किसी भी एक वेक्टर को 2 या उससे अधिक वेक्टर के में तोड़ सकते हैं। इट मीन्स कि एक वेक्टर है, उसको मैं 3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के थ्रू दिखा सकता हूँ। व्हाट आई मीन बाय लीनियर कॉम्बिनेशन इज दिस। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ 10, 10 एक नंबर है, ठीक है। क्या मैं 10 को लिख सकता हूँ 2 × 2 + 3 × 3, सॉरी 3 × 2, ऐसा लिखा जा सकता है। तो मैं 10 को लिख सकता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ 2x + 3y, 10 को 2x + 3y बोलते हैं, तो दिस इज नोन एज रिप्रेजेंटिंग 10 as a linear combination of 2 and 3. This is basically known as representing 10 as a linear combination of 2 and 3. तो x के जगह भी 2 रख दिया मैंने, y के जगह भी 2 रख दिया बस। तो मैंने 10 को 2 नंबर्स के फॉर्म में दिखाया ना, रिप्रेजेंटिंग 10 एज अ 2 नंबर्स, मतलब मैंने 10 को ही 2 नंबर्स के फॉर्म में तोड़ दिया। तो दैट इज बेसिकली नोन एज रिजोल्यूशन। वेक्टर में रिजोल्यूशन मतलब क्या है कि किसी एक वेक्टर को 2 अलग-अलग वेक्टर्स के सम के फॉर्म में या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में दिखाना, ठीक है। बस लेकिन सब्ट्रैक्शन एक तरीके से सम ही होता है, तो जनरली मैं सम ही बोलूंगा। तो एक वेक्टर को एक से अधिक वेक्टर्स के सम के फॉर्म में दिखाने को क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जैसे ए वेक्टर को सोचो, एक से सोचो, एक वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर है, ठीक है। एक तो सी वेक्टर अपने में एक वेक्टर है, लेकिन मैं सी वेक्टर को 2 वेक्टर के सम के फॉर्म में लिख रहा हूँ ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका मतलब मैंने ए सी वेक्टर को 2 वेक्टर्स के में तोड़ दिया, एक है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो सम है, उसका जो इफेक्ट होगा ना, दैट इज सिमिलर टू द इफेक्ट ऑफ सी वेक्टर। तो इन 2 वेक्टर्स के सम का जो इफेक्ट है, दैट इज द सेम एज द इफेक्ट ऑफ सी वेक्टर। इसका मतलब मैंने क्या किया कि सी वेक्टर को 2 वेक्टर्स के फॉर्म में तोड़ दिया। इट मीन्स दिस इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। और अच्छे से कहूँ तो अगर कोई सी वेक्टर है, उसको मैं ऐसे लिख पा रहा हूँ, म्यू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर टाइप, देन दिस इज नोन एज
रिजॉल्विंग वेक्टर सी इंटू टू वैक्टर्स ए एंड बी। हो सकता है तुम एक वेक्टर को दो से अधिक वेक्टर में रिजॉल्व कर सको, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, 5 वेक्टर, वो तुम पे डिपेंड करेगा। बट सिंपल इस टाइप के रिजोल्यूशन, यही होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की, एक किसी पार्टिकुलर वेक्टर को दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर के सम में दिखाना, दिस इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ में आया क्या है? हाँ भैया। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर इट इज a vector whose magnitude is 1, बस दिस इज यूनिट वेक्टर। अब मैं थोड़ा सा वेक्टर को थोड़ा सा अच्छे से, अब वेक्टर को एक अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास लेटर सपोज कोई वेक्टर है, ठीक से समझना है इस चीज को। मेरे पास कोई एक वेक्टर ए है, तो मैं ए वेक्टर के पास क्या क्या दो चीज होंगी, वन इज डायरेक्शन, अदर इज मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैं ए वेक्टर को ना ऐसे भी दिखा सकता हूँ, मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप। बेसिकली यूनिट वेक्टर जब भी लिखते हैं ना, तो कोई वेक्टर के ऊपर जो, इसको बोलते हैं कैप, दिस इज कॉल्ड कैप। और कैप किसके लिए यूज होता है? यूनिट वेक्टर्स के लिए। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो 1 होता है लेकिन डायरेक्शन होता है, क्योंकि वेक्टर डायरेक्शन होगा। तो ए वेक्टर को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, दैट इज मॉड ऑफ ए वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। व्हाट इज ए कैप? ए कैप इज द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। यानी अगर मेरे पास एक वेक्टर ए ऐसे है, तो उसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ए कैप होगा। अब सोचो ए कैप क्या है? इस वेक्टर का डायरेक्शन कंपोनेंट। मॉड ए क्या है? मैग्नीट्यूड कंपोनेंट। तो एक वेक्टर के पास दो कंपोनेंट्स, दो चीजें होते हैं, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, जिसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। मॉड ऑफ ए वेक्टर रिप्रेजेंट करता है उसके मैग्नीट्यूड के पार्ट को, एंड ए कैप रिप्रेजेंट इट्स डायरेक्शन पार्ट। इससे फायदा क्या है? एक चीज तो हम यहाँ से फिर कंक्लूड कर सकते हैं कि ए कैप बराबर क्या होगा? ए वेक्टर बाय मॉड ए, ए वेक्टर बाय मॉड ए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। ए वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर बाय मॉड ए, ठीक है। तो ए कैप वेक्टर ये है हमारे पास। अब ए कैप का फायदा क्या है? सोचो मेरे पास एक वेक्टर दे रखा है पहले से, ठीक है, ए वेक्टर। मेरे पास ए वेक्टर पहले से दे रखा है। मैं चाहता हूं कि मैं ए वेक्टर के डायरेक्शन में एक और ऐसा वेक्टर लिखूं, बी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड तो मॉड बी हो बट डायरेक्शन एक वेक्टर की तरफ हो। लेट अस सपोज मेरा मन कर गया कि मैं बी वेक्टर के डायरेक्शन, ए वेक्टर के डायरेक्शन में, ए वेक्टर के डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर लिखूं जिसका मैग्नीट्यूड तो मॉड बी हो बट डायरेक्शन ए वेक्टर के जैसा हो, क्योंकि ए वेक्टर के डायरेक्शन लिखना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम ए वेक्टर से ना उसका डायरेक्शन को चुरा लें, स्टिल डी डायरेक्शन फ्रॉम ए वेक्टर। और ए वेक्टर का डायरेक्शन को चुराने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके ए कैप का यूज करना। ए कैप का यूज करने से हम क्या कर सकते हैं कि बी वेक्टर को लिख सकते हैं मॉड बी इंटू ए कैप, यानी ये वही वेक्टर है जो हमें चाहिए था, एक ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन तो ए वेक्टर की तरफ हो बट मैग्नीट्यूड बी के बराबर हो, एंड दिस इज दैट रिक्वायर्ड वेक्टर। क्योंकि अगर हमें किसी वेक्टर के डायरेक्शन में कोई वेक्टर लिखना है, किसी वेक्टर के डायरेक्शन में, तो हमें उसका यूनिट कैप को यूज करना पड़ेगा एज अ डायरेक्शन ऑफ दैट पार्टिकुलर वेक्टर। हर वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो होता है वो उसके एक यूनिक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी उस वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा ए कैप, और उसका मैग्नीट्यूड तो होता है। तो बस मैं बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इस टाइप से। तो कोई वेक्टर अगर है ना, उसके डायरेक्शन में वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का फायदा क्या है कि वो उस वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यही होता है उसका काम, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर समझ में आया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। क्वेश्चन लिखो, राइट अ वेक्टर which is in the direction of a vector and has magnitude 10। लिखो
बताना। देखो पहली बार जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा अलग लगेगा, बट आंसर इसका मैं बताता हूँ। आंसर बहुत अच्छा है, 10 ए कैप, बस यही आंसर है इसका। तुम लोग को लगेगा कि ए कैप कहाँ से निकाले भैया। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वेक्टर लिखना है, इसका डायरेक्शन ए वेक्टर के डायरेक्शन में हो, तो इसका मैंने यूनिट कैप क्या लिख लिया, ए कैप, और इसका मैग्नीट्यूड 10 हो, तो बस उस डायरेक्ट, क्योंकि इसका डायरेक्शन चाहिए तो मैं उसका ए कैप यूज करूंगा, और मैग्नीट्यूड मुझे मालूम है 10, देन दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया? हाँ भैया। हाँ भैया। तुम लोग को भी हाँ लग रहा भैया। होगा क्या ये भैया क्या क्वेश्चन पूछ दिए। कुछ अच्छा पूछते हैं, एक कैप बस यहाँ से उठा लेता था। तो लिख लो क्वेश्चन और राइट अ वेक्टर which has direction opposite of cap and magnitude 10 बनाओ। -10 ए कैप। हाँ -10 है कैप। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जब वो जो अभी जिनका वीडियो तुम लोगों ने देखा, दरअसल वो एक बुक के राइटर, उन्होंने जो बेसिस का बात किया, उन्होंने 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके आए, 3 छोटा छोटा बेसिस वेक्टर वगैरह बोल रहे थे ना। अब उसको समझते हैं क्या है। बेसिकली क्या है कि हम लोग अभी तक कहीं भी, अभी तक तुम ही लोग बोलो, कहीं भी मैंने कभी भी अभी तक कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज किया क्या? अभी तक एक बार भी नहीं, नहीं किया ना। नहीं। नहीं। तो वेक्टर का यही फायदा है कि तुम्हें कोऑर्डिनेट का यूज नहीं करना पड़ता वेक्टर के एडिशन वैल्यूशन करने के लिए, डायरेक्शन वायरेक्शन के लिए तुम आराम से कर सकते हो। बट चूंकि हमारे पास ना रेफरेंस के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि हम लोग जब भी, क्योंकि मोशन जो भी होता है ना, मोशन इज रिलेटिव, एवरीथिंग इज रिलेटिव इन द वर्ल्ड, हर एक चीज रिलेटिव होता है दुनिया में, तो मोशन भी रिलेटिव है। तो बेसिकली हमें क्या है ना कि क्योंकि फ्रेम डिपेंडेंट होना पड़ता है ना, कहीं कहीं फिजिक्स के बहुत सारे जगह में फ्रेम डिपेंडेंट होना पड़ता है किसी मोशन को स्टडी करने के लिए, किसी के ट्रेजेक्ट्री के लिए, तो हमें एक रेफरेंस फ्रेम चाहिए। तो हम क्या करते हैं ना, वेक्टर्स को, उन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना उसके एक्सिस के अलोंग हम क्या करते हैं, वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसका भी यूज करेंगे। अभी जैसे मैं एक्स वाई जेड को रिजॉल्व करूंगा, तो सॉरी रिजॉल्व करता हूँ। अभी जैसे मैं एक्स वाई जेड को इंट्रोड्यूस करूंगा, लेट अस सपोज मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स, सॉरी ये जेड, ये एक्स, एंड दिस इज वाई, दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मैं पहले क्या करूंगा कि इन तीनों वेक्टर्स, सॉरी डायरेक्शन के अलोंग मैं यूनिट वेक्टर्स को डिफाइन करूंगा पहले। एक्स के तरफ यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं? I cap, इसके तरफ J cap, दिस इज जे, सॉरी, एंड दिस इज K cap. ठीक है। तो जो तीनों डायरेक्शन के अलोंग हमने एक यूनिट वेक्टर, और याद रखना कि एक्स की तरफ आई ही बोलते हैं, अब ये मत पूछना कि भैया आई क्यों बोलते हैं, जे क्यों बोलते हैं, के क्यों बोलते हैं, वो बोलते हैं बस, ठीक है। तो एक्स वाई जेड, जेड को जी बोलते हैं वैसे, कभी कभी अच्छा अच्छा लोग ना साइंटिस्ट को देखा हूं बोलते हुए जी बोलेंगे, वो मैं भी जी ही बोलता हूँ, तुम लोग भी जी ही बोला करो। तो एक्स वाई जी, एक्स वाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को आई कैप बोलते हैं, वाई वेक्टर, वाई डायरेक्शन के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को जे कैप, और जेड डायरेक्शन के लॉन्ग के कैप। तुम कोई भी वेक्टर ना, कोई भी वेक्टर को तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो, अल्फा आई कैप
प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप। ध्यान रख हमेशा जहाँ पे कि अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी ए को तुम लिख सकते हो अल्फा बीटा गामा, बट ध्यान रखना कि कोई पार्टिकुलर वेक्टर के लिए ना अल्फा बीटा गामा विल बी यूनिक। ये नहीं कि तुम अलग अलग फॉर्म में लिखे जा रहे हो, अल्फा अलग लिख रहे हो बीटा अलग लिख रहे हो गामा नहीं। कोई भी वेक्टर अगर ए है तो किसी पार्टिकुलर फ्रेम में अल्फा बीटा गामा यूनिक होगा उसके लिए। एंड अल्फा बीटा गामा विल बी यूनिक फॉर ए particular vector in a particular coordinate system। ये समझा ये मैंने किया क्या, ये व्हाट इज दिस, मैंने एक वेक्टर को 3 वेक्टर्स के फॉर्म में रिजॉल्व किया, और वो 3 वेक्टर्स कौन कौन है, आई कैप जे कैप के कैप, 3 वेक्टर्स के फॉर्म में रिजॉल्व कर दिया। और तुम कोई भी वेक्टर दिया हुआ किसी भी वेक्टर को तुम 3 फॉर्म में रिजॉल्व आसानी से कर सकते हो, तुम कोई भी दिया गया वेक्टर को आसानी से रिजॉल्व कर सकते हो। समझ में आया क्या करना चाह रहा हूँ मैं? अभी जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना इस पे तो और क्लैरिटी होगा कि भैया ये क्या बोलना चाह रहा है। तो ऐसे लेटर सपोज तुम्हारे पास एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर, लेटर सपोज ए वेक्टर है, ठीक है। इस ए वेक्टर को तुम कुछ जेड एक्स का कुछ कंपोनेंट होगा, ये सब दीज आर नॉट कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अल्फा आई कैप बीटा जे कैप और गामा के कैप को क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, इनको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। दीज आर कॉल्ड एज, दीज आर नोन, भैया एक क्वेश्चन है। एक मिनट, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, एक मिनट रुक जाओ। आई कैप जे कैप एंड के कैप दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड बेसिस वेक्टर्स। जिस भी वेक्टर्स के फॉर्म में रिजॉल्व कर रहे हैं ना किसी वेक्टर को, दोज आर नोन एज बेसिस वेक्टर। हो सकता है कि कल को मैं आई जे के अलावा कुछ और ले लूं, हो सकता है मैं कुछ और कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन कर दूं, तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो जिस फॉर्म में रिजॉल्व करेंगे उस वेक्टर्स को हम बोलेंगे बेसिस वेक्टर। इस केस में जो बेसिस वेक्टर है दैट आर आई कैप जे कैप, तो आई कैप जे कैप के कैप, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिस वेक्टर। हाँ पूछो क्या डाउट है, पूछो। किसी भी वेक्टर्स को मतलब उसे कंपोनेंट में क्यों तोड़ते हैं? देखो होता वो क्या है ना आपका कि, आवाज बीच बीच में कट जा रहा है। ओके अच्छा ऐसा हो रहा है क्या, कट जा रहा है, चलो कोई नहीं मैं समझाता हूँ। क्या होता है ना कि हम जब किसी पार्टिकुलर वेक्टर को किसी जब यूज में लेंगे ना, जब कभी भी यूज में लेते हैं, जैसे कि फोर्स बैलेंस केस में लेंगे, वर्क के केस में लेंगे, या इलेक्ट्रिक फील्ड का कल बात होगा तो उसके केस में लेंगे, तो वेक्टर्स को इस टाइप से रिजॉल्व करने के कारण ना हमें बहुत जगह कैलकुलेशन में आसानी होगा। क्या होगा, बहुत आसानी होगा। उसका कारण क्या है, देखो यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है ना वो 90 90 90 एक दूसरे से बना रहे हैं, समझ में आया, क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। और मैंने आप लोगों को बोला था ना कि अगर मैं किसी दो वेक्टर को जोड़ता हूं और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट का सम क्या होता है, रिजल्टेंट का सम क्या होता है, आवाज आ रही है? अरे ए वेक्टर बराबर अगर मैं लिखता हूँ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड सच दैट कि बी वेक्टर सी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो मॉड ऑफ ए क्या होता है, √b² + c²। ये सब याद होना चाहिए आपको, याद नहीं है तो बहुत गंदी बात। तो यहाँ पे चूंकि तीनों परपेंडिकुलर है ना, तीनों अगर परपेंडिकुलर है तो मैग्नीट्यूड निकालने में भी हमें फायदा होगा। जैसे कि अगर मैं ये ए वेक्टर को ऐसे लिख रखा हूँ ना, तो मॉड ए वेक्टर पता है क्या होगा, मॉड ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। वो यहाँ से लिया हूँ, यहाँ से ए वेक्टर बराबर अल्फा कैप, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस है, परपेंडिकुलर होती है ना एक्स वाई जेड एक्सिस, जिसका एक्स वाई जी एक्सिस, तो इसलिए वो मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। और आगे चल के आप ये देखोगे कि चूंकि मैं हम लोग किसी वेक्टर को इस फॉर्म में जब रिजॉल्व करते हैं ना तो उससे हमें कैलकुलेशन में बहुत फायदा होता है, ठीक है। तो बस यही फायदा है इसका, और आगे आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप समझ जाएंगे। समझ में आया?
ना भैया। ये भी ध्यान में रखना है, जैसे मॉड ऑफ ए क्वेश्चन फाइंड द, एक मिनट रुक जाओ, write a vector which is in negative direction of, sorry, negative y direction, यही y direction लिख लेना, and magnitude 5 लिखो। एक ऐसा वेक्टर लिखना है जो कि निगेटिव y डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है। -5 j cap। हाँ, आंसर इज -5 j कैप। समझ में आया सबको ये किससे होगा, -5 j कैप कैसे होगा? निगेटिव y डायरेक्शन मतलब क्या, ऊपर देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखो ठीक से, निगेट, क्योंकि y j कैप जो है ना वो पॉजिटिव y की तरफ होता है, वही k कैप पॉजिटिव z की तरफ होता है, i कैप पॉजिटिव x की तरफ होता है। तो निगेटिव y के लिए मैं क्या यूज करूंगा, निगेटिव y में डायरेक्शन क्या होगा, -j कैप। निगेटिव y में क्या होगा डायरेक्शन, निगेटिव y डायरेक्शन क्या होगा, -j कैप, यूनिट वेक्टर। और मेरे पास मैग्नीट्यूड 5 है, तो मैंने भी बताया ना कि अगर वेक्टर लिखना है तो उसके लिए क्या लिखना होता है, मैग्नीट्यूड इनटू दैट यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर में -j कैप मिल गया और मैग्नीट्यूड 5 मिल गया, तो आ गया। समझ में आया, सब कुछ समझ में आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि हाँ भैया। हाँ भैया। राइट यूनिट वेक्टर ऑफ 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, लिखो। हाँ आया आंसर, यही होगा आंसर। देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर बाय मॉड ए। मॉड ए क्या होगा, मॉड ए बताओ इसका क्या है, मॉड ए मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू, रूट हो जाएगा शायद। या तो तुम लोग समझे नहीं हो या फिर कोई और प्रॉब्लम है। मॉड ए क्या होगा सोचो, दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस बीटा स्क्वायर मतलब 1, क्योंकि जे के आगे 1 और के का स्क्वायर फिर 4, दिस इज √9 दैट इज इक्वल टू 3। तो बस तुमको ए वेक्टर में 3 से डिवाइड दे देना और ए वेक्टर तुमको ये लिखा हुआ है, मान लेते हैं इसको ए वेक्टर, तो आंसर इज दिस।
तो हमको सही सही बताओ, तुम लोग को समझ में आया है कि नहीं आया, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है। ये रूट क्यों लगा ये? मैंने जब वेक्टर सम पढ़ाया था मैं बताया ना ये। अच्छा हाँ, तब समझ गए, भूल गए थे। नहीं, और मैंने भी बोला कि ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया यूनिट वेक्टर वाला? हाँ, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो ये याद वाला रखना। याद था, लेकिन वो नीचे का नहीं समझ आ रहा था क्या था। सबको समझ में आया ये, एवरीवन? हाँ भैया। अब हमको एक चीज बताओ, तुम लोग के पास वेक्टर का कोई सीट है क्या? सर ने कोई सीट प्रोवाइड किया है क्या वेक्टर का? नहीं। नहीं किया है। ओके ठीक है, तो मैं तुम लोग को आज सीट सेंड करूंगा, ठीक है? मतलब सर के थ्रू मैं सर को बोल दूंगा, वो तुम लोग को 11th का सीट वेक्टर का सेंड कर देंगे, क्योंकि ये चीज़ें सब 11th की हैं, 10th की तो है नहीं। तो तुम लोग को धीरे 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 सीट भी खत्म करते चलना है आराम से। कोई नहीं, 5-5 क्वेश्चन हर दिन करेंगे अपना। कोई जल्दी नहीं है अपने को कि एकदम पूरा उड़ा देंगे, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत है। अभी तुम लोग 10th में ही हो, इसलिए अब भागेंगे नहीं, ठीक है? तो आज से सीट भी अपना शुरू करेंगे। डीपीपी वाला क्या? नहीं नहीं, जो भी मुझे मिलेगा ना मैं वही कर दूंगा, ठीक है? ठीक है। ओके, आप लीव कर सकते हो। यू कैन, यू मे लीव।